और दोनों एक ही तो रिश्तेदार है, रिश्तेदारी तो आपस में निभाएंगे ना कि तुम भी फैट मैं भी फैट, चला जा अंदर, तो ये सीधे अंदर चला गया। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जो हार्मोनल एक्शन की मैकेनिज्म है इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखते हैं कि बेटा जो हार्मोनल मैकेनिज्म है, आपको पता है हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन हार्मोन अपना काम सेल के अंदर ही तो जाके करते हैं। सेल की मैकेनिज्म को कैसे, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है। और आपको पता है कि हार्मोन एक केमिकल क्या है, मैसेंजर है, जाएगा सेल की एक्टिविटी को क्या कर सकता है, या तो बढ़वाएगा या एक्टिविटी को घटा देगा। तो हार्मोन जिस ऑर्गन पर या जिस टिश्यू पर अपना इफेक्ट शो करता है वह उसका क्या कहलाता है, टारगेट ऑर्गन कहलाएगा। जैसे मैंने बात की, देखो लिखा है कि टारगेट ऑर्गन क्या है बेटा, टारगेट ऑर्गन किसे बोलोगे, जहां पर हार्मोन अपना क्या दिखाता है बेटा, इफेक्ट शो करेगा, वो उसे क्या बोलते हैं, उसका टारगेट ऑर्गन बोलेंगे। अब बताओ, जो भी टारगेट ऑर्गन होता है, जितना भी टारगेट ऑर्गन होंगे हार्मोन के, उन टारगेट ऑर्गन पर हार्मोन के लिए रिसेप्टर जरूर होगा। क्या मिलेगा, हार्मोनल रिसेप्टर। और रिसेप्टर कहां मिलेगा, जहां हार्मोन काम करने वाला है उस सेल पर, उस टिश्यू पर, उस हार्मोन के लिए हमें क्या मिलेगा, रिसेप्टर मिलेगा। और रिसेप्टर बेटा किसके बने होते हैं, रिसेप्टर इज ऑलवेज प्रोटीन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हार्मोन अगर किसी सेल में जाके काम करता है, तो अगर किसी सेल में काम करेगा उस सेल में उसके लिए रिसेप्टर होगा। अब रिसेप्टर हार्मोनल मैकेनिज्म में रिसेप्टर दो तरह के होते हैं। कुछ हार्मोन के रिसेप्टर सेल के बाहर ही होते हैं, कुछ के रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर किन हार्मोन का रिसेप्टर सेल के बाहर होगा, किन हार्मोन का रिसेप्टर सेल के अंदर होगा। जैसे आपको बेटा पता है कि हार्मोन का अगर हम केमिकल नेचर देखें तो हार्मोन का केमिकल नेचर एक तो हमें आना चाहिए, और दूसरा हमें सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता है कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है। मींस मैं बोल सकता हूं फैट की बनी हुई है। तो जो हार्मोन का केमिकल नेचर फैट है या जिनका फैट नहीं है, तो दो कैटेगरी में हार्मोन को हम बांटेंगे, ऐसे हार्मोन जो फैट सॉल्युबल हो, ऐसे हार्मोन जो फैट इनसॉल्युबल हो। अब बताओ बेटा, जो हार्मोन फैट सॉल्युबल होंगे वो सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर जाएंगे और पार करके सीधे सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे हार्मोन देखना बेटा, रिसेप्टर दो तरह के होंगे, या तो एक रिसेप्टर होगा मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर, एक होगा इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। अगर रिसेप्टर बाहर है तो बोलोगे मेम्ब्रेन पर होगा, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर। इफ रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड सेल इज नोन एज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और जैसे मैंने बताया हार्मोन का केमिकल नेचर दो तरह का है, फैट सॉल्युबल हार्मोन, जितने हार्मोन फैट सॉल्युबल होंगे वो सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे। अंदर जाने के लिए जब अंदर जाएंगे तो अंदर उसके लिए रिसेप्टर मौजूद होगा। तो फैट सॉल्युबल हार्मोन का रिसेप्टर कहां होगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होगा। और अब क्वेश्चन बनता है कि सर इंट्रासेलुलर तो है, इंट्रासेलुलर मीन सेल के अंदर, लेकिन ध्यान रखना बेटा, अगर रिसेप्टर सपोज करो ये एक सेल है, सेल में ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो रिसेप्टर तो चाहे साइटोप्लाज्म में हो या न्यूक्लियस में हो, है तो बेटा कहां, सेल के अंदर। जितने भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर इंट्रा न्यूक्लियर होते हैं। कहां पाए जाते हैं बेटा, न्यूक्लियस में। तो चाहे बेटा आप इंट्रासेलुलर बोलो, इंट्रासेलुलर में इंट्रा न्यूक्लियर बोलो, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर ही तो है, और जितने सेल के अंदर होते हैं, मैंने अभी अभी बोला मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर इंट्रा न्यूक्लियर होते हैं। तो बताओ जिन हार्मोन का नेचर फैट है, और फैटी नेचर के कौन कौन से हार्मोन है, जैसे आयोडीन डेरिवेटिव T3 और T4, T3 T4 आयोडीन डेरिवेटिव है, ये भी फैट सॉल्युबल हैं। और दूसरा स्टेरॉइड्स हार्मोन, हमें पता है स्टेरॉइड मतलब कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव, सारे हार्मोन स्टेरॉइड डेरिवेटिव वाले फैट होते हैं। और जो फैट होगा वो फैट में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। जैसे
ऑल सेक्स हार्मोन एंड कार्टिकॉइड, जितने भी सेक्स हार्मोन, चाहे वो एंड्रोजन हो, चाहे वो ईस्ट्रोजन हो, चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन हो, और कार्टिकॉइड, कार्टिकॉइड क्या है बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के सभी हार्मोन, चाहे वो एल्डोस्टेरॉन हो, चाहे वो कॉर्टिसोल हो, ये सारे हार्मोन बेटा कौन से नेचर के होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। तो एक बार और रिकैप करते हैं, फैट सॉल्युबल बेटा कौन कौन, T3 T4, ठीक। इसके अलावा सभी सेक्स हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के सभी हार्मोन क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल, और इनका रिसेप्टर कहाँ होगा, सेल के अंदर। इनके अलावा जितने हार्मोन बच जाएं, जितने भी हार्मोन हों, वो सब बेटा क्या होंगे, फैट इनसॉल्युबल होंगे। जो फैट में सॉल्युबल ही नहीं है वो सेल के अंदर जा ही नहीं सकता, इसलिए उनका रिसेप्टर कहाँ होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। अब बताओ हार्मोनल मैकेनिज्म दो तरह से बेटा काम करेगी, या तो सर कोई बाहर से ही काम करे हार्मोन, या कोई सीधे अंदर जाके काम करे। तो हार्मोनल मैकेनिज्म आएगी दो तरह की होगी। पहली मैकेनिज्म आती है एट जीन लेवल, जीन डीएनए, जीन समझ रहे हो ना आप, जीन मतलब डीएनए, और डीएनए कहाँ होता है, सेल के अंदर। जीन लेवल वाली मैकेनिज्म का क्या मतलब हुआ, ऐसे हार्मोन जो सीधे अंदर जाके काम करेंगे, वो सीधे डीएनए या जीन को स्टिमुलेट करेंगे, तो ऐसे बोलते हैं जीन लेवल पर। जैसे सपोज करो बेटा ये एक ब्लड वेसल्स है, और ये आपकी सेल दिखाई है मैंने, ये सेल की प्लाज्मा क्या है बेटा, ये सेल की आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सेल का आपका क्या है, न्यूक्लियस है। सपोज करो ये उसका न्यूक्लियस है। अब बताओ यहां हार्मोन होगा, अगर जीन लेवल पर इसे काम कर रहा है, इसका मतलब इसका रिसेप्टर कहाँ है, अंदर ही है। और अंदर जितने हार्मोन के रिसेप्टर अंदर होते हैं, मैंने बोला उनमें से मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो बताओ ये हार्मोन ब्लड से आएगा, ये हार्मोन सीधे कहाँ चला गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर गया। क्यों पार कर गया, क्योंकि ये तो फैट सॉल्युबल है। बताओ ये भी फैट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फैट की बनी हुई है, और दोनों एक ही तो रिश्तेदार है, रिश्तेदारी तो आपस में निभाएंगे ना, कि तुम भी फैट मैं भी फैट, चला जा अंदर, तो ये सीधे अंदर चला गया। अब बताओ यहां ये रिसेप्टर है बेटा इसका, और रिसेप्टर से जाकर कौन जुड़ जाएगा, रिसेप्टर से जाकर के हार्मोन जुड़ेगा, और जैसे हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो बताओ जो फैट सॉल्युबल हार्मोन है वो बिना पूछे जांचे दंदनाते हुए कहाँ चले जाते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, रिसेप्टर से जुड़ेंगे, रिसेप्टर जुड़ने के बाद क्या बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये कॉम्प्लेक्स अब सीधे बेटा जीन या डीएनए, जिसे मैं जीन बोल सकता हूं, ये डीएनए को स्टिमुलेट करेगा। और आपको बेटा आगे पता होना चाहिए कि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से आगे चल के क्या बनेगी बेटा, प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन मतलब एंजाइम बनेंगे, और एंजाइम बनने के बाद ये एंजाइम क्या कंट्रोल करेंगे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। क्यों, क्योंकि एंजाइम एक मैसेंजर की तरह ही तो काम कर रहा था। देखो जितने भी ये हार्मोन गया, हार्मोन जाकर के सीधे जीन को स्टिमुलेट कर रहा है कि भैया तू प्रोटीन बना, और प्रोटीन बनेगी तो ही आगे जाके क्या होंगे, हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में जो भी काम होने होंगे तो होंगे। तो बताओ जीन लेवल पर कौन कौन से हार्मोन काम करेंगे, सीधा सीधा सर T3 T4 पहला, दूसरा ऑल सेक्स हार्मोन, चाहे वो एंड्रोजन हो, ईस्ट्रोजन हो या प्रोजेस्टेरॉन हो, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के सभी हार्मोन जिसे कार्टिकॉइड बोलते हैं, चाहे वो मिनरेलोकार्टिकॉइड हो, चाहे वो ग्लूकोकार्टिकॉइड हो, चाहे वो सेक्स कार्टिकॉइड हो, ये हार्मोन डायरेक्ट अंदर जाके काम करते हैं। अब दूसरा बेटा ये होगा, कुछ ऐसे हार्मोन है जो सीधे अंदर नहीं जा सकते। मैंने बोला ना जो फैट इनसॉल्युबल हार्मोन है वो तो अंदर नहीं जा सकते, वो अपना मैसेजिंग बाहर से ही करेंगे। इसका मतलब फैट इनसॉल्युबल हार्मोन का रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होगा, जिसे बोलोगे मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर। और तो पता बेटा दो तरह की मैकेनिज्म थी, पहली जीन लेवल, और दूसरा जो आएगा सीधे बाहर से ही काम करेगा। तो दूसरी मैकेनिज्म होगी एट मेम्ब्रेन लेवल। तो अगली मैकेनिज्म आ रही है एट मेम्ब्रेन लेवल। मतलब मेम्ब्रेन लेवल का मतलब ये हुआ ये अंदर तो कभी नहीं जा सकता, बाहर से ही मैसेजिंग करने का ये काम करेगा। देखते हैं कैसे, बता बेटा ये ब्लड वेसल्स है, ये हार्मोन है, हार्मोन आया, ये देखो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या मौजूद है, रिसेप्टर मौजूद है। तो क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का क्या हो गया बेटा, यहां हार्मोन रिसेप्टर क्या बना, कॉम्प्लेक्स बना, ये बना हार्मोन रिसेप्टर
कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। अब ये अंदर तो जा नहीं सकता था, जैसे बेटा यहां कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ एक प्रोटीन पाई जाती है जी प्रोटीन, उसे ये एक्टिवेट कर देता है। और जी प्रोटीन यहां एक पाए जाने वाले एंजाइम जिसे बोलते हैं बेटा एडिनिल साइक्लेज एंजाइम को ये जी प्रोटीन एक्टिवेट कर देती है। किसे? एडिनिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगी। और जैसे ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो यह एंजाइम हमारे साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली एटीपी पे अटैक करता है और एटीपी को बदल देता है सीएएमपी। देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, उसको बदल दिया उसने साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ये मोनोफॉस्फेट बनेगा तो दो आपको पता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बाहर निकले होंगे। देखो अभी तक हार्मोन ने कुछ नहीं किया, हार्मोन आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जुड़ा, जुड़ने के बाद क्या बनाया बेटा? एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलोगे आप। ये कॉम्प्लेक्स अंदर की तरफ पाई जाने वाली एक जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जी प्रोटीन ने एडिनिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट किया और उस एंजाइम ने एटीपी को सीएएमपी में बदल दिया। अब सीएएमपी क्या करता है? सीएएमपी जो हमारे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव जो एंजाइम है, कौन से एंजाइम? इनएक्टिव एंजाइम जो पाए जाते हैं, ऐसे एंजाइम जो यहां इनएक्टिवेट हो चुके, लापरवाही कर रहे, प्रॉपर काम नहीं कर रहे, उन एंजाइमों को एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा? सीएएमपी करेगा। और ये एंजाइम क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। और एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या आएगा बेटा? फिजियोलॉजिकल क्या आएगा? रिस्पॉन्स आना शुरू। अब बताओ प्रॉपर फिजियोलॉजी क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। जबकि एनसीईआरटी में बेटा थोड़ा सा शॉर्ट वे में लिखा है, यहां उसको केमिकल रिस्पॉन्स देता है देन फिजियोलॉजिकल। अरे बेटा केमिकल ही तो है, एटीपी का सीएमपी बदलना क्या है? केमिकल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नंबर फर्स्ट है। अब बताओ, अब देखो अगर हम इस मैकेनिज्म में देखें, जितने हार्मोन मेम्ब्रेन लेवल पे काम करते सीधे अंदर नहीं आए, उन्होंने अपना मैसेजिंग कैसे दिया? हार्मोन आया, उसने अब मैसेजिंग के द्वारा एटीपी से क्या बनाया बेटा? उसने सीएएमपी बनाया। और सीएएमपी किसे एक्टिवेट कर रहा है? इस एंजाइम को एक्टिवेट कराया, जब जा करके काम हुआ। मतलब जबकि जीन लेवल में मैंने क्या बताया था? जीन लेवल में सीधे गया था, वो सीधे डीएनए को कहा कि आप ये प्रोटीन बनाइए, और प्रोटीन बनी और आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चालू हुई। लेकिन यहां उसने सीधे नहीं गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जुड़ा, जुड़ने के बाद उसने सीएएमपी बनवाया और सीएएमपी जाकर के इनएक्टिव एंजाइमों को एक्टिवेट करा दिया। तो बताओ इस मैकेनिज्म में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्ट एज फर्स्ट मैसेंजर किसकी तरह काम करता है बेटा? फर्स्ट मैसेंजर की तरह काम करता है। जबकि सीएएमपी एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है। कौन से? सेकेंड मैसेंजर की तरह कौन काम करता? सीएमपी। तो जितने हार्मोन मेम्ब्रेन लेवल पर काम करते वो डायरेक्ट काम नहीं करते, वो सेकेंड मैसेंजर के थ्रू काम करते। आप देख रहे हो इस मैकेनिज्म में, बोलो बेटा सेकेंड मैसेंजर की तरह कौन काम कर रहा? सीएएमपी ने इनएक्टिव एंजाइमों को क्या करा दिया? एक्टिवेट करा दिया, जिससे फिजियोलॉजिकल क्या आ गया? रिस्पॉन्स। हाँ बेटा, जितने भी हार्मोन्स मेम्ब्रेन लेवल पे काम करते हैं वो कुछ ऐसे ही काम करते, लेकिन मोस्ट ऑफ दी हार्मोन जो मेम्ब्रेन लेवल पे काम करते उन सब का सेकेंडरी जो बेटा मैसेंजर होता है वो सीएएमपी ही होता है मोस्ट ऑफ दी। लेकिन कुछ हार्मोनों में सीएएमपी की जगह, ये इंपॉर्टेंट है, सीएएमपी की जगह, जैसे सीएएमपी मोस्ट ऑफ दी हार्मोन के लिए सेकेंडरी मैसेंजर काम करेगा, कुछ के लिए बेटा सीजीएमपी, कुछ के लिए IP3, कुछ के लिए कैल्शियम आयन। ये कुछ कंपाउंड है, ये भी बेटा किसकी तरह काम करते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर की तरह ये भी काम करते हैं। तो थोड़ा हमें ये भी याद रखना है कि जो सेकेंडरी मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर मोस्ट ऑफ दी हार्मोन के लिए सीएमपी काम करता है, लेकिन सीएमपी के अलावा सीजीएमपी, IP3 आइनोसिटाल ट्राइफॉस्फेट
कैल्शियम आयन, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर मेम्ब्रेन लेवल पे कौन कौन हार्मोन काम करेंगे? सब काम करेंगे। किनको छोड़ दो? जो जीन लेवल पर थे, और जीन लेवल वालों को याद करना बड़ा आसान है, T3 T4 और सेक्स हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के निकलने वाले कार्टिकॉइड, इनको छोड़कर जितने भी हार्मोन होंगे सब मेम्ब्रेन लेवल पर काम करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन का रिसेप्टर अंदर है, किन का रिसेप्टर बाहर है, कौन जीन लेवल पे काम करेगा, कौन मेम्ब्रेन लेवल पे काम करेगा। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको बता दिए। और इसी से रिलेटेड जैसे हम बेटा क्वेश्चन देखे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैविंग इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, या मैं ऐसा भी बोल सकता था व्हिच हार्मोन हैविंग इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर, मतलब सेल के अंदर रिसेप्टर किसका होगा। और आपको पता है किसका रिसेप्टर होगा बेटा, या तो T3 T4 हो, या फिर हमारे पास सेक्स हार्मोन हो, एल्डोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, ये सब हार्मोन हो, या फिर बेटा इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हो, चाहे मिरेलो कार्टिकॉइड का एल्डोस्टेरॉन हो, सेक्स कार्टिकॉइड का कॉर्टिसोल हो। ठीक, तो यहाँ बेटा देख रहे हो कौन सा हार्मोन होगा, एल्डोस्टेरॉन, जो कि मिरेलो कार्टिकॉइड कैटेगरी का हार्मोन है। ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, और स्टेरॉइड हार्मोन है तो इसका रिसेप्टर सीधे कहाँ होगा, सेल के अंदर ही मिलने वाला है। तो इस तरह से बेटा ये मैंने आपको बताया हार्मोनल मैकेनिज्म कैसे होती है। तो हमें सारी बातें यहाँ क्लियर है कि हार्मोन जहां अपना इफेक्ट दिखाएगा वह उसका कहलाता है टारगेट, और टारगेट पर उसके लिए रिसेप्टर जरूर होगा। अगर आप टारगेट से रिसेप्टर रिमूव कर लोगे हार्मोन काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये बेटा टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।